पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में साल 2025 की पहली वीडियो में आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और दुआ है कि आप सबके लिए ये साल कामयाबियों और कामरानियों का साल गुजरे। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी चंद दिन पहले जिसमें डिस्कस किया था कि 2024 में ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और कितना अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक मार्केट ने फॉर इन्वेस्टर्स। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कमेंट सेक्शन के ज़रिए कि मैं अपने पोर्टफोलियो के हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डिटेल्स हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस उसको आपके सामने रखूँगा अदाद व शुमार की रोशनी में। यहाँ पर ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि किसी भी एक शख्स का जो पोर्टफोलियो है ज़रूरी नहीं कि सेम पोर्टफोलियो अगर आप रेप्लिकेट करते हैं या कॉपी करते हैं तो आपको भी वही नताइज मिलेंगे, क्योंकि हर शख्स की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, जो उसकी रिस्क एपेटाइट होती है और जो टाइम होराइज़न होता है वो डिफरेंट होता है। अब कोई शेयर अगर मैंने ख़रीदा है तो जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा या जिस एनालिसिस की बुनियाद पे मैंने ख़रीदा था, ज़रूरी नहीं कि इस वक्त भी उसकी वही सिचुएशन हो। तो इसलिए हमेशा से मैं यही कहूँगा कि इस तरह की वीडियोस में जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएँ, इनको आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया करें, इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन कंसीडर ना करें। अच्छा, मैं बात करूँगा अपने पोर्टफोलियो की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर जो अच्छी परफॉर्मेंस और जो निस्बतन ख़राब परफॉर्मेंस है उन दोनों सिनेरियोज़ के जो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में मौजूद है उनकी बात करूँगा। और इसमें मैं एवरेज बाइंग प्राइस, क्योंकि एवरेज बाइंग प्राइस की का मेंशन करने का मकसद ये है कि चूँकि मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर रुपी कास्ट एवरेजिंग भी कर रहा होता हूँ और जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं मतलब डिप्स के ऊपर, तो उनको भी अवेल कर रहा होता हूँ। तो एक स्टॉक को अगर आपने एक टाइम पे पर्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदा और उसके बाद अगर उसकी शेयर की प्राइस में आपको एक और मौका मिलता है कम कीमत पे ख़रीदने का, तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाती है। तो इस लिहाज से आप हमेशा अपनी एवरेज प्राइस को देखा करें, क्योंकि मुख्तलिफ मौके पे जब आप शेयर्स को लेते हैं तो आपकी प्राइस उसमें वेरिएशन ज़रूर होती है। अब यहाँ पर एडजस्टेड प्राइस आप एक कॉलम देख रहे होंगे। एडजस्टेड प्राइस का मतलब ये है कि जब भी किसी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बाद जब मुझे डिविडेंड मिलते हैं उस स्टॉक के, तो फिर मैं अपनी जो कैलकुलेशंस होती हैं जो मैंने एक्सेल शीट बनाई है उसके अंदर वो उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ और उसकी बेसिस पे देखता हूँ कि अब जो एडजस्टेड प्राइस है वो क्या बन रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 रुपये का एक शेयर लिया और उसमें अगर आपको 15 रुपये का पर शेयर डिविडेंड मिल गया आफ्टर टैक्स, तो दैट मीन्स कि अब जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं आपके पास उनकी, वो 85 रुपीज़ पर शेयर पड़ रही है। तो इसी तरह मैं अपनी एडजस्टेड प्राइस को भी कैलकुलेट करता रहता हूँ, जो कि मुझे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देता है कि एक्चुअल में मैंने जिस शेयर को जिस प्राइस पे ख़रीदा था और उसके बाद डिविडेंड लेने के बाद इस वक्त मैं कितने डिफरेंस में हूँ। फिर हम देखेंगे कि करंट प्राइस क्या है और फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो परसेंटेज टर्म में क्या है। नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो ये एडजस्टमेंट्स वगैरह को निकाल के होता है, यानी कि आपको डिविडेंड वगैरह भी अगर कोई मिले तो वो भी, और उसके बाद ही आप देखते हैं कि नेट बेसिस पे अब आपका कितना प्रॉफिट या लॉस बन रहा है। अब एक और बात यहाँ पर मैं वाज़ेह करूँ कि इस लिस्ट के अंदर जो शेयर्स हैं इसके अलावा भी कुछ शेयर्स हैं जिसके अंदर मैं सिर्फ जो मेरी शॉर्ट टर्म गोल्स होती हैं कोई पर्टिकुलर कैपिटल गेन का, तो उसमें जो है वो जब मेरा टारगेट अचीव होता है तो मैं उसमें से एग्जिट कर जाता हूँ, तो उनको यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं रख रहा होता, बल्कि उनके अंदर शॉर्ट टर्म में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं प्रॉफिट को बुक करके निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको जो शेयर नजर आएंगे वो वही होंगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए या जो अभी भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद हैं। अब इस लिस्ट में जो पहला शेयर है वो है बस्टवे सीमेंट, और सीमेंट सेक्टर का ये एक ऐसा शेयर है जो कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्त और तगड़ा शेयर है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए और वो लोग जो कि वॉल्यूम बेस्ड जो ट्रेडिंग है वो कर रहे होते हैं उनकी नज़र में शायद ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें जो ट्रेड्स का वॉल्यूम होता है वो निस्बतन कम होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में जो डिविडेंड देता है ये वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है इस पर्टिकुलर कंपनी का। अब अगर मैं एवरेज बाइंग प्राइस की बात करूं तो जो बेस्ट वेस्ट सीमेंट के शेयर्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद हैं उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस बनती है वो तकरीबन 136 रुपये 87 पैसे बनती है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अरसे से होल्ड कर रखा है और बीच में मैंने काफ़ी इसके अंदर एवरेजिंग भी की है। अब जो एडजस्टेड प्राइस है वो मेरी बनती है 96 रुपीज़ एंड 7 पैसा, क्योंकि इसने वक्तन फ़वक्तन डिविडेंड्स भी दिए हैं, तो उन डिविडेंड्स को अगर आप एडजस्ट कर लें तो फिर प्राइस कम हो जाती है। तो इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 364 रुपये 95 पैसे है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 96 रुपये की एडजस्टेड प्राइस और इस वक्त जो प्राइस है वो 364 रुपये 95, तकरीबन 365 रुपये है। तो कितना ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है।
अब नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो जो इसमें नेट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है वो है 196.45%। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मिल रहा है तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल क्यों नहीं जाते। तो जैसे पहले मैंने कहा कि हर पर्टिकुलर कंपनी को जब मैं लेता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, तो मैंने अपनी एक्सेल शीट में एक और कॉलम बनाया हुआ है जिसमें मैं उसके जो टारगेट्स हैं वो सेट करता हूँ। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनमें कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज कैपिटल गेन मेरा टारगेट होता है कि इतना परसेंटेज मुझे मिल गया तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा होता हूँ, जो फंडामेंटली मुझे लग रहा होता है कि ये पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए, तो उनमें मैं फिर इस तरह प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर नहीं निकलता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे पहले मैंने कहा कि हर बंदे की जो रिस्क एपेटाइट है या जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो मैं इस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ और जो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा होता हूँ वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही कर रहा होता हूँ, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे या नियर फ्यूचर में स्टॉक मार्केट से जो भी मुझे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या जो हाँ से फ़ायदा हो रहा है वो मेरे किचन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जो मेरी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को वक्तन फ़वक्तन बेहतर से बेहतर करता रहूँ और इसमें क्विक मनी या क्विक प्रॉफिट्स जो हैं उनको गेन करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को खामखा में कट ना करूँ। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में से है, इंग्रो फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की तो कंपनीज जो भी हैं आपने देखा कि माजी में भी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑप्शन रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो उसमें ईफर्ट भी जो एंग्रो ग्रुप की कंपनी है एक बड़ा नाम है, और इसकी जो मेरी एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस बनती है वो 91 रुपये 54 पैसे बनती है। जबकि जो एडजस्टेड प्राइस है आफ्टर ऑल डिविडेंड जो मैं अभी तक ले चुका हूँ वो बनती है 76 रुपये 42 पैसे। जबकि करंट प्राइस इसकी 206 रुपये 20 पैसे है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगेन अ वेरी गुड प्रॉफिट ओवरऑल 141.77% का मुझे इसमें इस वक्त गेन मिल चुका है। अब जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो पावर सेक्टर में से है हबको। अब हबको या पावर सेक्टर की जो दीगर आईपीपीज़ हैं इनकी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो कि गवर्नमेंट ने जो अभी आईपीपीज़ के साथ जो अपने माहदे हैं उनको रिवाइज़ किया, कुछ को टर्मिनेट किया, तो उसमें हबको भी शामिल है। तो उसकी वजह से इसमें पैनिक सेलिंग भी काफ़ी आई और कुछ लोग इसमें से एग्ज़िट कर गए। लेकिन इस कंपनी के ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इस कंपनी का जो डिफरेंट बिजनेस लेग्स हैं उनको देखते हुए और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से और जो दीगर मुख्तलिफ वायबल ऑप्शंस हैं उसके हवाले से जिस तरह एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, तो मैंने ये बेहतर समझा कि इस कंपनी में मुझे अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई कंपनी अपने जब उसको जो भी पैसा उसका है उसको अगर वो बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करने की पोजीशन में होती है और अपने आप को वेल डाइवर्सिफाई कर लेती है, तो फिर वो इस तरह की जो वक्ती अप्स एंड डाउन्स हैं उनको बेहतर तौर पे कोप अप भी कर सकती है। तो हबको के अंदर 95.31 की मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है और इस वक्त जो एडजस्टेड प्राइस 76। तो इसमें जो करंट प्राइस है वो 135 रुपये 25 पैसे है। तो इसमें ना जो नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बन रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट बन रहा है तकरीबन 62.12% का। अब ऑब्वियसली अगर मेरा ये जहन होता है इसमें कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो ये इसमें एक वक्त में बहुत ऊपर भी गया था, तो शायद उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग कर लेना भी जस्टिफाइड था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे इमीडिएट बेसिस पे जिन कंपनीज में प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी होती तो मैं नहीं कर रहा होता, तो इसमें भी यही सोचा था मैंने और अभी भी यही सोच रखा है कि इसको मैं लॉन्गर होराइजन में देखूंगा और आई एम प्रिटी श्योर कि लॉन्ग टर्म में ये मज़ीद मुझे फ़ायदा देगी। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से, और बैंकिंग सेक्टर में से ये जो बैंक है मीज़ान बैंक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, और इसकी जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है वो 162 रुपये 12 पैसे की है। जबकि एडजस्टेड प्राइस जो है आफ्टर डिविडेंड्स वो 138 रुपये 81 पैसे की है, और अभी इस वक्त जो प्राइस इसकी चल रही है वो 246 चल रही है। तो अगेन इसमें भी मुझे 66.12% का नेट प्रॉफिट मिल रहा है। इसकी भी ख़ास खूबी ये है कि ये भी तकरीबन क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड दे रहा होता है, तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, और मेरे पोर्टफोलियो में इसकी मौजूदगी मुझे अक्सर सेटिस्फाइड रखती है फ्रॉम द डिविडेंड परस्पेक्टिव। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है मेरी लिस्ट में वो फैसल बैंक है, और फैसल बैंक की जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है वो 28 रुपये 55 पैसे है। जबकि एडजस्टेड प्राइस आफ्टर ऑल डिविडेंड्स इज़ 23.43, जबकि करंट प्राइस इसकी 48 रुपये 92 पैसे है। तो इसमें अगर आप देखें तो मीज़ान से भी ज़्यादा मुझे बेहतर ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 89.28% का। और इसमें जो एवरेजिंग की है मैंने वो बड़ी बेहतर तरीके से और स्मार्टली की है, जिसकी वजह से मेरी जो बाइंग एडजस्टेड बाइंग प्राइस है वो काफ़ी नीचे आई है, और जो शेयर की प्राइस है वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आ रही है।
अब इसके बाद जो अगली कंपनी है मेरी लिस्ट में वो है मारी पेट्रोलियम, और इसकी जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है वो 419 रुपये 21 पैसे है। और इसकी जो मेरी एडजस्टेड प्राइस है वो है 414 रुपये 12 पैसे। यहाँ पर ये मैं वाजे कर दूँ कि इसके कुछ शेयर्स मेरे पास जो 800% बोनस शेयर्स इसने दिए थे और साथ में डिविडेंड दिया था उससे पहले के थे, तो उसको भी यहाँ पे काउंट किया गया है, क्योंकि वो जो डिविडेंड बोनस शेयर्स मिले हैं उसके बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो में ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उसको फिर कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट जो मुझे इनकर करनी पड़ी इस पे। तो उस बेसिस पे जो मेरी एडजस्टेड प्राइस बनती है वो 414 रुपये बनती है। और जो करंट प्राइस है इसकी वो 729 रुपये 50 पैसे है। तो इस लिहाज से इसको नेट प्रॉफिट जो मेरा बनता है इसमें वो तकरीबन 75.23% का बनता है। और इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि कुछ शेयर्स इसके अभी भी विदहल्ड हैं, क्योंकि मैंने इसका सेपरेटली टैक्स पे नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी जो 10% शेयर्स मारी पेट्रोलियम ने होल्ड कर रखे हैं तो उसमें से ही टैक्स पे होगा। तो उसमें भी चांसेस ये हैं कि कुछ शेयर्स मुझे वापस मिल जाएंगे। तो अगेन उसके बाद मैं दोबारा से इसकी प्राइस जो है ना और जो एडजस्टेड प्राइस है उसको एडजस्ट करूँगा, एंड दैट विल ब्रिंग अ लिटिल मोर प्रॉफिट इनटू माय नेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस कंपनी। इसके बाद जो अगली कंपनी है वह है OGDC, और इसकी जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है वो 131 रुपये 52 पैसे है, और एडजस्टेड प्राइस है वो 128 रुपये 97 पैसे बनती है। इसमें कोई बहुत पुरानी मेरी होल्डिंग नहीं है, कुछ अर्सा ही हुआ है इसमें मुझे शेयर्स दिए हुए, क्योंकि इससे पहले जो मैं इसमें शेयर्स लेता रहा 2024 में मल्टीपल टाइम मैंने इसमें एंट्री की, लेकिन वो शॉर्ट टर्म टारगेट्स के साथ थी, और जो ही मेरे टारगेट्स हिट हो रहे थे तो मैं इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ रहा था। तो इसलिए इसके अंदर अभी जो मेरी होल्डिंग है वो कोई बहुत पुरानी नहीं है। करंट प्राइस इसकी 228 रुपये 50 पैसे है, और इस लिहाज से जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज टर्म में बनता है वो तकरीबन 75.6% बनता है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है डॉलमेन सिटी रीट DCR, और रीट सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली आपको हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही होती है। 13 रुपये 70 पैसे की मेरी इसकी एवरेज बाइंग प्राइस है, और जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स में इसने डिविडेंड दिए हैं उसके बाद जो एडजस्टेड प्राइस बनती है वो 10 रुपये 50 पैसे बनती है। और जो अभी इसकी मेरी प्राइस है वो है 21 रुपये 61 पैसे। तो जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज टर्म में बनता है वो तकरीबन 81.13% बनता है। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है ISL इंटरनेशनल स्टील्स, और इसकी जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है वो 61.75 रुपीज़ है, और एडजस्टेड प्राइस है वो 49.30 बनती है। और इसके अंदर काफ़ी अरसे से मैं इन्वेस्टेड हूँ, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक लंबे अरसे तक 70 और 80 के बीच बीच में ही ट्रेड होता रहा, और अब जाके इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है, और इस वक्त जो इसकी शेयर की प्राइस है वो 103 रुपये पे जा चुकी है। इसलिए मेरा जो नेट प्रॉफिट इसमें बनता है वो तकरीबन 87% का बनता है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो FFC, इट्स अ न्यू एंट्रेंट इनटू माय पोर्टफोलियो, क्योंकि इसके अंदर मैं काफ़ी अर्से से इन्वेस्टेड नहीं था। तो कुछ अर्सा पहले ही मैंने इसमें एंट्री की है, और इसमें जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस बनती है वो 348 रुपये 81 पैसे, और एडजस्टेड भी ये बनती है क्योंकि जब से ही मैंने लिया है उसके बाद अभी तक इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। और इसमें जो करंट प्राइस है वो 383 रुपये 55 पैसे है, और इस लिहाज से जो मेरा नेट प्रॉफिट बनता है इसमें वो सिर्फ 9.66 बनता है एज ऑफ नाउ। लेकिन आई एम वेरी मच बुलिश ऑन दिस स्टॉक एज वेल, क्योंकि FFBL और FFC का मर्जर और उसके बाद कंपनी एक मेजर प्लेयर बन के सामने आई है अपने पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इन फ्यूचर इसके अंदर अच्छे डिविडेंड्स भी आएंगे, और पोटेंशियली एक अच्छा कैपिटल गेन भी इसमें मिल रहा होगा। इसके बाद जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है मिलर ट्रैक्टर्स, और मिलर ट्रैक्टर्स के अंदर मैं बड़े लंबे अरसे से इन्वेस्टेड हूँ। लंबे अरसे से मुराद कई साल तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मोर देन अ ईयर। लेकिन इस पूरे अरसे में अभी तक मुझे इसमें कोई डिविडेंड नहीं मिला, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में इसने डिविडेंड्स को स्किप किया, और 610 रुपये की मेरी एवरेज बाइंग प्राइस बनती है, और एडजस्टेड प्राइस भी वही बनती है। और करंट प्राइस जो इसकी बनती है वो 652 रुपये बनती है। तो अगेन इसमें कोई इतना ज़्यादा खातर खा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ 6.89% का इस वक्त मेरे इस जो इसमें पोटेंशियल नेट प्रॉफिट है वो बन रहा है। अब जहाँ पर कुछ कंपनीज़ में बहुत अच्छा मेरा नेट प्रॉफिट बन रहा है, कुछ में मीडियोकर सा बन रहा है, वहीं पे कुछ लॉस भी बन रहा है। जैसे सैफ पावर की अगर बात करें तो इसमें मैं अभी लॉस में हूँ, और सिग्निफिकेंट लॉस में हूँ। 20 रुपये 15 पैसे की मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है, और जो एडजस्टेड प्राइस है आफ्टर द डिविडेंड वो है 17 रुपये 61 पैसे, जबकि जो करंट प्राइस है वो 13 रुपये 91 पैसे। तो इसमें तकरीबन 18% का मुझे लॉस इस वक्त हो रहा है। और इसमें मैं लॉस बुक करके निकलना इसलिए नहीं चाह रहा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड डिविडेंड इन द नियर फ्यूचर फ्रॉम दिस कंपनी। तो अगर मुझे एक अच्छा डिविडेंड मिल जाता है तो वो जो मेरे लॉसेज हैं या जो मेरी प्राइस का डिफरेंस आ रहा है बाइंग प्राइस वर्सेस द करंट प्राइस, तो उसको काफ़ी हद तक वो ऑफसेट कर देगा। अब इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिसके अंदर रिसेंट पास्ट के अंदर मैंने लॉसेस भी किए हैं और मैं निकल गया था। फॉर एग्जांपल एंग्लो
की जो कंपनी है एंग्रो पॉलीमर, उसके अंदर एक लंबे अरसे से मैं इन्वेस्टेड था, लेकिन जो मेरी बाइंग प्राइस है वो ज़्यादा थी और उसमें इतने अच्छे कोई रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, कोई इतना उसकी परफॉर्मेंस भी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। तो आई थॉट कि इट्स बेटर कि उसमें से लॉस बुक कर लिया जाए, और लॉस बुक करके मैं उसमें से निकल गया, और वो पैसा फिर मैंने दीगर जो कंपनीज यहाँ पे आप देख रहे हैं उनमें मैंने शिफ्ट कर दिया। तो बहरहाल दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि केमिकल सेक्टर काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, तो केमिकल सेक्टर के अंदर लंबे अरसे से इंतज़ार करना मुझे लग रहा था कि इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके अलावा केमिकल सेक्टर में लॉटे केमिकल में भी कुछ अर्सा पहले मेरी इन्वेस्टमेंट्स थी, वो भी कोई अच्छी नहीं साबित हुई, और वहाँ पर भी मैं तकरीबन ब्रेक इवन पे या आलमोस्ट लॉस पे निकल गया था, और उसको भी फिर मैंने बेहतर तौर पे शिफ्ट कर लिया था टूवर्ड्स अदर कंपनीज। इसके अलावा अगर देखें तो निशात चूनिया पावर के अंदर भी मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन उसके अंदर में जो रिसेंट पास में एक अच्छा डिविडेंड आया, उसने काफ़ी हद तक मेरे जो लॉसेस थे उनको ऑफसेट किया। लेकिन उसको यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि उसको भी उसमें से भी मैंने अब निकलने का फैसला किया, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर मेरी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सैफ पावर आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा आपको भी नज़र आ रहा है। तो आई थॉट कि अब इतनी ज़्यादा कंपनीज एक सेक्टर में से नहीं होनी चाहिए, तो दैट्स द आइडिया कि डाइवर्सिफाई करना है इन डिफरेंट सेक्टर, लेकिन साथ साथ कुछ पर्टिकुलर कंपनीज में से पैसा निकाल के आइदर इन द सेम सेक्टर दूसरी कंपनी में उस पैसे को लगा लेना है, या फिर किसी दूसरे सेक्टर में उसमें से एंट्री ले लेनी है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है मेरे पोर्टफोलियो की, और इसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी हैं। कुछ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और कुछ कंपनीज मीडियोकर सी परफॉर्मेंस दे रही हैं, और कुछ में मुझे लॉसेस भी हैं, और कुछ लॉसेस मैंने बुक भी किए हैं। तो ये सारा हुस्न है स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स का। अगेन आई वुड रीट्रेट कि जो मेरा पोर्टफोलियो है इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है, इट डजेंट मीन कि आप इसको कॉपी करें या यही एक अच्छा पोर्टफोलियो है। इट्स नॉट एन आइडियल पोर्टफोलियो, क्योंकि हर बंदे की जो इन्वेस्टमेंट है स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से वो डिफरेंट हो सकता है, और बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो इससे इससे डिफरेंट होकर हो सकता है इससे अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो लास्ट ईयर रहा ख़ास तौर पे, उसमें जहाँ स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ पर मेरे समेत मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैंने एक पोल किया था अपने जो पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, तो वहाँ पर भी तकरीबन 5 या 6% लोग हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें 2024 में ओवरऑल लॉस हुआ, जबकि मेजॉरिटी मोर देन 65% लोग थे वो ये कह रहे थे कि उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मोर देन देयर एक्सपेक्टेशन। और जो बकिया 20-25% लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि उन्हें इतना ना तो कोई ज़्यादा लॉस हुआ, ना ही कोई ज़्यादा नुकसान हुआ, ना तो कोई ज़्यादा नुकसान हुआ ना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ब्रेक इवन की सूरत हाल में रहे। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि वो सिर्फ सोचते रह गए और 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना कर सके स्टॉक मार्केट में, और आगे चल के वो करने का इरादा रखते। सो दिस इज़ ओवरऑल अ मिक्स सिचुएशन, और आई होप कि आज की वीडियो में जो आपके साथ डिस्कशन की गई इस पोर्टफोलियो के हवाले से वो आपके लिए यूज़फुल होगी, और इट्स जस्ट अ फूड फॉर थॉट, इट्स नॉट समथिंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइस। लेकिन कोशिश करें कि अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो उसके अंदर प्रॉपर रिसर्च करके ड्यू डिलिजेंस करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहा करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो स्टॉक मार्केट हमेशा आपको फ़ायदा ही देती है। वक्ती तौर पे जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो तो शेयर मार्केट की ब्यूटी होते हैं, और उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो अपने जो एक पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जारी रखते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।